दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा के आम चुनाव को लेकर ये दिमाग में आया कि भैया डेमोक्रेसी और गणतंत्र मतलब कि लोकतंत्र और गणतंत्र के ऊपर एक लेक्चर ले लिया जाए। तो लोकतंत्र हम आम बोलचाल भाषा में समझते हैं कि भैया वोटिंग कर देना, और ईवीएम का क्या हुआ, चुनाव प्रचार प्रसार का क्या हुआ, नेताओं का संबोधन का क्या हुआ, ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ, तो और राजनीतिक दल कितने हैं, कौन एक्टिव हैं। तो अमूमन हम इसी को जो है लोकतंत्र समझते हैं। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि लोकतंत्र का ये सही है, स्वरूप है, लेकिन एकदम प्राथमिक, एकदम सबसे निचला स्वरूप है। लोकतंत्र एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। तो आज जानेंगे लोकतंत्र को लेकर, गणतंत्र को लेकर। प्रस्तावना में आपका जो राज्य का जो प्रकृत है, कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो प्रस्तावना में आपका लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों शब्द शामिल है। इसके अलावा डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वहां पर जो डीपीएसपी का उद्देश्य ही होता है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। खैर, अंबेडकर जी ने कहा कि भाई जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र जीवन की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी जीवन की शासन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब के मूल सिद्धांत समाहित होते हैं। इसके अलावा आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, मतलब ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल का कॉन्सेप्ट दिया। अभी इसको चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि मतलब ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल का इसका क्या अर्थ होता है। खैर, आते हैं थोड़ा सा अरस्तु को लेते हैं। अरस्तु 158 देशों का दोस्तों अब संविधान का अध्ययन करते हैं, 158 राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और वो पाते हैं कि भैया कुछ जगह ऐसे हमको जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं मिली जहां केवल केवल एक व्यक्ति शासन कर रहा है, उसको उन्होंने राजतंत्र नाम दिया। राजतंत्र एक अच्छा स्वरूप होता है शासन का, सुशासन का एक अच्छा स्वरूप होता है, लेकिन यही राजतंत्र अगर निरंकुश हो जाए, बुरा शासन के रूप में हो जाए, तो उसे हम अधिनायकवाद कहते हैं। दूसरा, इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे देश भी मिले जहां पर कुछ लोग शासन कर रहे हैं, चुटकी भर के लोग, चाहे वो कारपोरेट घराने के रूप में हो या कुछ वर्ग विशेष के लोग हों, तो कुछ मतलब कि कुछ ही लोग शासन कर रहे हैं। उसको उन्होंने कुलीन तंत्र कहा, एरिस्टोक्रेसी कहा। कुछ ऐसे भी देश मिले जहां पर सारी जनता शासन कर रही है, सारी जनता के लोग भागीदारी ले रहे हैं शासन प्रक्रिया में, उसी को उन्होंने जो है डेमोक्रेसी कहा, जनतंत्र कहा, लोकतंत्र कहा। खैर, अरस्तु जो बोल रहे हैं वो पोलिस की जनसंख्या महज 5000 के आसपास थी, 5000 7000 के आसपास, और एक धर्म और एक संस्कृति को बिलोंग करने वाली थी। ऐसे में पूरे जनता का शासन स्थापित हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां 135-40 करोड़ जनसंख्या हो, जहां पर धार्मिक सांस्कृतिक विविधताएं हो, जहां पर अमीर गरीब हो, जहां पर भौगोलिक असमानताएं हो, क्या बताइए डायरेक्टली शासन हो सकता है? प्रत्यक्ष शासन हो सकता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप मिल सकता है? नहीं मिल सकता भैया। तो अरस्तु जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अपने यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। हमने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि सारे नागरिक, सारी जनता क्या करे कि अपने अपने कैंडिडेट को चुन ले, और वही कैंडिडेट जाकर लोकसभा, विधानसभा, उनके लिए कानून प्रक्रिया में भागीदारी ले, और वो जो कानून बनाए वो जनता के अनुरूप, जनता के विचारों और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाए। उसी को हमने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया, या उसको हमने एक्सेप्ट किया। ठीक ना भैया? तो खैर, तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डीमोस प्लस क्रेसी। डीमोस जो ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है जनसाधारण, और क्रेसी का अर्थ होता है शासन, मतलब कि जनसाधारण के द्वारा जो किया गया शासन है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। खैर, अगर हम लोकतंत्र को थोड़ा सा और भी जो है सामान्य अर्थों में जाने, तो कह सकते हैं कि शासन का एक ऐसा स्वरूप, शासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें जनता का हर एक वर्ग अपनी भागीदारी को उस शासन में महसूस करे, ऐसी शासन पद्धति को हम लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। मतलब कि जहां विधि निर्माण हो रहा है, जहां शासन पद्धति का निर्माण हो रहा है, वहां पर जनता का हर वर्ग महसूस करे कि उसकी भागीदारी है, ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहा जाता है। खैर, आपको मैं बताते चलूं कि लोकतंत्र केवल वोटिंग कर देना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के कई चरण हैं, कई
इसमें पहला जो चरण होता है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। इसमें कहा जाता है कि भैया चुनाव प्रचार प्रसार का क्या हुआ, ईवीएम का क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ, जो पार्टियां अपना कितनी पार्टियां हैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार का क्या हुआ, ठीक है ना, कौन आगे चल रही कौन पीछे चल रही, राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है, ये सभी सारी चीजें जो आप सुनते हैं अमूमन जिसे आप लोकतंत्र मानते हैं, ये लोकतंत्र का एकदम प्राथमिक चरण होता है। लोकतंत्र का जो द्वितीय चरण होता है वो विमर्श मूलक लोकतंत्र होता है, मतलब कि जिस पर आप विचार करें। हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है नहीं, और उस सिचुएशन में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। तो भैया जिस एमपी और एमएलए को हमने चुन रखा है वो हमारे विचारों के अनुसार जाकर कानून बनाए। विमर्श मूलक लोकतंत्र। विमर्श मूलक लोकतंत्र मतलब कि हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जब हम समावेशी विकास की धारा के लिए योजनाएं बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, गरीबी बेरोजगारी की बात करते हैं, इसके अलावा पर्यावरण की बात करते हैं, सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, उस पर कानून बनाने का काम करते हैं, तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, विमर्श मूलक लोकतंत्र। ठीक है ना। इसके अलावा और भी और कुछ चरण होता है, भागीदारी मूलक लोकतंत्र होता है। भागीदारी दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लोकतंत्र का सबसे उच्च चरण होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे प्रतिनिधियों ने हमने हमारे लिए कानून बना रखा, लेकिन वो जनता उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या जनता के विकास में बाधक है, या जनता के लिए ठीक नहीं है, तो हम भागीदारी अपनी लेकर के आंदोलन खड़ा करके और उस कानून को ये समझाने का सरकार को प्रयास करते हैं कि भैया ये जनता के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसको इंप्लीमेंट इस हिसाब से करते हैं कि जनता के अनुकूल हो। या तो जो है कृषि कानून, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि कृषि कानून जो लाया गया था सरकार के द्वारा, जनता ने कहा भैया एक जो कृषि कानून हमको जच नहीं रहा है, हमारे अनुसार नहीं है, किसानों की जो है कहीं न कहीं डेवलपमेंट के लिए बेहतर नहीं है। तो बाद में आंदोलन किया गया, भागीदारी जो है जनता की गई उसमें कि भैया हमारे लिए बेहतर नहीं है, सरकार ने इसे वापस लिया। गांधी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, जैसे नमक वगैरह कानून हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद आंदोलन हो गया। इन सब में जो कानून का निर्माण अंग्रेजों ने कर रखा था उनको बैकफुट होना पड़ा, क्योंकि यहां पर जन भागीदारी थी, वो अपनी डिमांड की, ठीक है ना। तो ये जो जन भागीदारी होती है वो अपने मतलब आवश्यकताओं के अनुसार डिमांड करती है कि भैया फला जो कानून है वो बेहतर नहीं है, आप जो है मेरे अनुसार जो है आप कानून बनाएं, ठीक है ना। तो ये भागीदारी मूलक लोकतंत्र। खैर, अब्राहम लिंकन के थोड़ा सा शब्दों में आए और देखें कि अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि ऑफ द पीपुल मतलब कि जनता का शासन, बाय द पीपुल मतलब कि जनता द्वारा शासन, फॉर द पीपुल मतलब कि जनता के लिए शासन। क्या अर्थ है इसका? ऑफ द पीपुल जनता का शासन, यहां जनता का शासन का अर्थ सीधा सा है कि जितने भी जनता में चाहे जितने वर्ग के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, सारे वर्ग का जब शासन में भागीदारी हो उसी को हम जनता का शासन कहते हैं, उसी को हम ऑफ द पीपुल कहते हैं। बाय द पीपुल क्या हुआ? जब हम जहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, मतलब कि ऑफ द पीपुल जो प्रेजेंट करता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रेजेंट करता है, लेकिन जो ऑफ बाय द पीपुल प्रेजेंट करता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को प्रेजेंट करता है। मतलब कि जो हम अपने एमपी और एमएलए का जो चुनाव करने वाले हैं, सीएम और पीएम का चुनाव करने वाले हैं, वो जनता तय करती है, ठीक है ना। खैर, एमपी और एमएलए चूंकि वहीं से सीएम और पीएम बनते हैं, तो इनका जो चुनाव किया जाता है वो जनता के विचारों के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बाय द पीपुल मतलब कि जनता द्वारा शासन, फिर जनता के लिए शासन। ये जो एमपी एमएलए है ना भैया, यही अब जनता के अनुसार कानून बनाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं जनता के लिए शासन, ठीक है ना। तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता के लिए शासन। तो ये तो आपका जो है कुल मिला जुलाकर अब्राहम लिंकन के शब्दों में हुआ। लेकिन हम आते हैं थोड़ा सा, अगर हम ये देखें कि लोकतंत्र की अवधारणा को, तो लोकतंत्र की अवधारणा कई प्रकार से डेवलप होती है। एक होता है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें संवैधानिक सरकार होती है, सीमित सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है। अच्छा, आईएएस में मेरे ख्याल से जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि आईएएस 2019 या 20 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार को लेकर, तो उसका अर्थ सीमित सरकार से था। तो जो राजनीतिक जो लोकतंत्र होता है वो संवैधानिक सरकार को रिप्रेजेंट करता है, वो जो है सीमित सरकार को रिप्रेजेंट करता है, उत्तरदायी सरकार को, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है प्रेजेंट करता है।
खैर, आर्थिक लोकतंत्र है एक, तो आर्थिक लोकतंत्र मतलब कि जो भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, किसी भी वर्ग की ऐसा ना हो कि भागीदारी उस जो है भौतिक संसाधन में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक अनुच्छेद आपको बताऊं कि अनुच्छेद 39 बी और सी, जो अनुच्छेद 39 बी और सी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, वो सीधा कैसा कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो उसी को अगर हम देखें तो वही जो है आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है, ठीक है ना। और एक होता है सामाजिक लोकतंत्र, आते हैं पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पर किसी वर्ग को, किसी विशेष व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलने वाला है, सारे व्यक्ति को समानता के अधिकारों के अंतर्गत रखा जाएगा। सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो ऊंच हो, नीच हो, निम्न हो, उच्च हो, कोई भी हो, सारे लोग समान होंगे। उसी को हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं दिया जाता है। आप याद कर पा रहे होंगे तो आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, वो समानता के अधिकारों की बात करता है। खैर, उसमें दो पार्ट हैं, एक विधि के समक्ष समता है और दूसरा विधि के समान संरक्षण है। तो विधि के समक्ष जो समता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो ब्रिटेन में एक डायसी नामक राजनीतिकविद थे, उनकी पुस्तक थी रूल ऑफ लॉ, वहीं से रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन लिया गया है। मतलब कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, जो कानून होगा वो सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा, उसी को हम विधि का शासन कहते हैं। लेकिन विधि का समान एक संरक्षण होता है जिसमें हम मतलब कि तार्किकताओं के आधार पर थोड़ा सा असमानता करते हैं। जैसे क्या हम वही जो है कानून बनाएं जो सबके लिए, वही कानून महिलाओं के लिए भी बनाएं, वही कानून विकलांगों के लिए भी बनाएं, वही कानून जो है पहाड़ी राज्यों के लिए भी बनाएं, तो ये चीजें ठीक नहीं। तो जब हम मतलब कि तार्किकताओं के आधार पर थोड़ा सा क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, ताकि समावेशिता सुनिश्चित की जा सके, ऐसे जो है स्वरूप को हम क्या कहते हैं, विधि के समान संरक्षण वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब पूरा लोकतंत्र को लेकर हमने डिस्कस किया और 12 मिनट हो भी गए हैं, ठीक है ना। और गणतंत्र क्या होता है सुन लेना यहाँ जरा सा। गणतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि जहाँ का राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो सर्वोच्च पद होगा, वो आपका वंशानुगत नहीं होगा, वो मनोनीत नहीं होगा, उसका क्या होगा, चुनाव होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसीलिए भारत को हम लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक वाला देश कहते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। वहीं पर थैंक यू।